आवाज आ रही है क्या मेरी? अरे सब शांत हो गया। हाँ सर, आपकी वॉइस आ रही है। ओके। हिनल पहली क्लास है क्या आपकी? हिनल यामिनी पहली क्लास है। माइक ऑन करो, जिनका नाम लेता है माइक ऑन करो, ऐसे बैठो नहीं। जिनका नाम ले रहा हूं माइक ऑन करो, और नहीं माइक ऑन करना है तो लॉग ऑफ करो, चले जाओ। नो सर। इससे पहले कौन सा क्लास अटेंड किया है? सर इसके पहले का लेक्चर क्या पढ़ाया था उसमें? आरबीआई का। आरबीआई का। आरबीआई का हेडक्वार्टर हमने मुंबई से शिफ्ट किया था, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? रॉन्ग है सर, वेस्ट बंगाल से शिफ्ट किया था मुंबई में। गुड। कब किया था? कब किया था ये काम? याद नहीं। आपके पास नोटबुक है सामने में खुला हुआ? हाँ सर, एक मिनट। अभी जो क्लास में आप बैठी हैं तो नोटबुक कहाँ है? सर जस्ट सेकंड। पूजा पटेल आवाज आ रही है? यस सर। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास? सर आरबीआई स्टार्ट किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरे को ये बताओ कि आपकी इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? यामिनी माइक ऑफ करो। पूजा, इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? इंश्योरेंस मार्केट को सर RIDA। RIDA। ये आर क्या है? पहला ही नाम क्या होता है? रेगुलेट। अगर RIDA है तो पहला ही नाम रेगुलेटरी होता है क्या? ऐसा है क्या? आपका नोटबुक कहाँ है? सर मेरे पास ही है। खोलो उसको, जो RIDA लिखा है या IRDA लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो। IRDA। तो फिर एक क्लास में IRDA की जगह RIDA हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? अभी तो कितने 50 क्लास आने हैं आपके। अगर एक क्लास की बात हम संजो नहीं पाते हैं तो फिर 50 क्लास की बात संजो के एग्जाम में जाना है। इतना आसान नहीं है कंपटीशन का एग्जाम, इस बात को ध्यान में रखें सभी लोग। इतना अगर आसान होता तो आज के दिन में सभी गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट क्लर्क रहते। गंभीरता से लें चीजों को। योगिता आवाज आ रही है? योगिता आवाज आ रही है मेरी? वर्षा हरड, वर्षा यस सर। लास्ट क्लास थी आप? माइक ऑन रखो। लास्ट क्लास थी? यस सर। हाँ, मेरे को ये बताइए कि आरबीआई की एक फंक्शन है, जिस फंक्शन में आरबीआई 1 रुपए के नोट पे साइन नहीं कर सकता है। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास, उस 1 रुपए पे साइन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? उसका नाम क्या है? पीवी सोमनाथन। क्या है ये पीवी सोमनाथन? कौन से पोस्ट पे है? एसबीआई के चेयरमैन है, आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन है, सेबी के चेयरमैन है, पीएफआरडीए के चेयरमैन है, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है, यूएनओ के चेयरमैन है, नेटो के चेयरमैन है, ईयू के चेयरमैन है, या एडीबी बैंक के चेयरमैन है? किसके चेयरमैन है ये? पीवी सोमनाथन किसके चेयरमैन है?
नोटबुक कहाँ है आपका? मेरे पास ही है सर, लेकिन मैंने पढ़ो लिखा उसमें क्या नहीं लिखा हुआ है उसमें। टीवी सोमनाथन के सामने। मैंने बोला ना, भाग आप लोग बनाइए कि आपके क्लास का मैं फिजिकल फैकल्टी नहीं हूँ, सामने में खड़े होकर नहीं पढ़ा रहा हूँ। यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भाग की बात है। अगर संभवतः किसी दिन आपको मिल जाऊं, आपके क्लास में मिल जाऊं, फिर पता चलेगा कि पढ़ाई होती कैसे है। प्राजक्ता कदम डोंबिवली। प्राजक्ता आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। प्राजक्ता मेरे को ये बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हमने कब किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमने राष्ट्रीयकरण किया एस्टैब्लिशमेंट के बाद, कब किया है? 1/4/1935। फिर से बोलो। 1/4/1935। वेरी गुड। और एस्टैब्लिशमेंट कब किया? Sorry, sir. Establishment 1/4/1935 and nationalized 1/1/1949. ठीक सामने में नोटबुक खुला हुआ है क्या? हाँ सर। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। देख के नहीं बोला आपने, कम से कम नोटबुक आपके सामने में खुला हो, दिट इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो लोग क्लास में ज्वाइन करके बैठ जाते हैं, नोटबुक किसी और रूम में रखा हुआ है। जब सर लिखाएंगे, सर तो पीडीएफ दे ही रहे हैं, तो लिखने की क्या जरूरत है, ऐसा एहसास हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इस कारण से मैंने पीडीएफ अपने वेबसाइट पे डाला ही नहीं है, कब डालूंगा वो बताऊंगा मैं। ओके सर, थैंक यू। यस, चलो लास्ट क्वेश्चन। संकल्प नगारकर, संकल्प। यस सर। तो क्या संकल्प है आपका, कौन से बैंक में जाना है? एसबीआई। एसबीआई में जाना है। मेरे को एसबीआई के चेयरमैन का नाम बताओ। मैंने पढ़ाया नहीं है अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी, अगर मालूम होगा तो। मालूम है? नहीं मालूम है तो अभी गूगल पे जाओ और सब पूरे क्लास को बताओ चेयरमैन का नाम। मैं बता दूंगा तो भगवान ने दो कान दिए हैं, एक सुनने के लिए और निकालने के लिए। अभी आप जाइए, जिनसे पूछ रहा हूँ सिर्फ वही आंसर दें। बाकी 10 लोगों को मालूम है, वो मुझे ही मालूम है कितने लोगों को मालूम है। जिनसे पूछा हो संकल्प, आप जाओ गूगल पे, फाइंड आउट द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम पूरे क्लास को बताइए, मुझे ही बताइए। दिनेश कुमार करा। हाँ जोर से बोलो जरा। दिनेश कुमार करा। दिनेश खाड़ा इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ये बात मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये बात मैं किसी को भी किसी भी क्लास में पूछ सकता हूं। तो याद रखें कि दिनेश खाड़ा आपके एसबीआई के चेयरमैन हैं। जैसे आपने टीवी सोमनाथन का याद फाइनेंशियल सेक्रेटरी के रूप में याद रखा है, जैसे आपने शक्तिकांत दास का नाम 25वें गवर्नर के रूप में ऑफ आरबीआई याद रखा है, वैसे ही दिनेश खड़ा को भी उनके रिटायरमेंट तक हम याद रखेंगे कि ही इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, ओके। देखो आज तो ऐसे भी मेरे आंखों में चश्मा नहीं है, चश्मा कहीं गिर गया, रात में क्या हो गया, टूट गया, तो ऐसे ही आज जो थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में हूं, उसमें भी आप अगर नोटबुक दूसरे घर में छोड़ के आएंगे या एक क्लास पुरानी बातें अगर याद नहीं होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि सुनना तो आपको पड़ेगा। जब मैं पुणे में 2010-2011 में क्लास लिया करता था महिंद्रा में, उस समय अगर एक बैच में 70 बच्चे बैठते थे और उनको अगर मालूम चल जाता था कि आज कुणाल सर की क्लास है, तो 70 में से 30 तो गायब हो जाते थे, है ना। सिर्फ वही मेरे क्लास में बैठते थे जो पढ़ के आते थे, है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी है कि आपके सामने मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ। बदनसीबी तब होती जब आपके सामने आपके क्लास में मौजूद रहता। चलिए कोई बात नहीं, आने वाले समय में फिर से वापस मुंबई आ रहा हूं मैं जुलाई में, तो संभवतः हमारी और आपकी मुलाकात आपके क्लासरूम में
होगी। बात हमने लास्ट क्लास शुरुआत की थी एक नए बैच की, और आपको पूरी सिलेबस बताने के बाद हमने 2 पार्ट में आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बेसिक बातें और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फंक्शन की बातें आपके साथ की थी, आपको लिखाया था, और साथ साथ चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो बेसिक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, इस तीनों का पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस, गुड। जिनके पास नहीं है, संभवतः लास्ट क्लास में नहीं मौजूद थे, आज से क्लास में मौजूद हैं, तो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लीजिए कि वो पीडीएफ मुझे कहां से मिलेगा, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। माइक ऑफ करो जिनका माइक ऑन है। आज अपने लास्ट क्लास को ही हम कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने आरबीआई की बात की थी। तो आप जाने कि आरबीआई की जो पॉलिसी है, मैंने जो फंक्शन बताया था उस फंक्शन में बताया था कि बैंकर्स बैंक है ना, आपका एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एनडीटीएल कंट्रोलर है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करती है, बैंकर्स बैंक या सेंट्रल बैंक है, लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट है ना, और अंत में हमने एक और नाम बताया था, मॉनिटरी पॉलिसी, और स्लैश करके उसमें हमने एक वैल्यू एडेड किया था, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है, क्यों आप बार बार देखते हैं कि आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी आने वाली है, आरबीआई के कुछ हो सकते हैं रेट चेंज होने वाले हैं, तो ये मॉनिटरी जो पॉलिसी है वो है क्या। तो 2 पॉलिसी का नाम यहां पर लेना चाहता हूं। एक पॉलिसी का नाम है मॉनिटरी पॉलिसी। नाम से ही लगता है कि मॉनिटर करने का काम किया जा रहा है, कोई ना कोई तो मॉनिटर कर रहा होगा। तो यस, तो भारत में जो फिनांस है, जो आपकी मनी सप्लाई है, इसको मॉनिटर करने का जो पूरा जवाबदेही है वो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉनिटरी पॉलिसी कौन इशू करता है, उस कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर टिक मार्क नहीं करेंगे। मॉनिटरी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आपकी क्या करती है, तो इशू करती है। मार्केट में मतलब जो वैल्यू है, आपका जो प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो प्राइसेस को कंट्रोल करने, अगर प्राइस बहुत बढ़ गए तो उस बढ़े हुए उस दौर को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन आ गया है ना, मुद्रास्फीति आ गई है। तो उस प्राइस को कंट्रोल करने का जवाबदेही आपकी 2 पिलरों पे है। एक पिलर तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और दूसरी पिलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है। अभी आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में नहीं आया। तो देखिए, पैसे को इन्फ्लेशन आता क्या है, कब आता है, तो इस थोड़ी सी बात इसको समझ लीजिए। बाद में किसी न किसी क्लास में हम इन्फ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, डबल डिप्रिसिएशन की बात वहां पे करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लीजिए। जो इन्फ्लेशन है, हमारा पॉइंट इन्फ्लेशन का नहीं है, हमारा पॉइंट है मॉनिटरी पॉलिसी का। लेकिन मॉनिटरी पॉलिसी तभी आप समझ सकते हैं जब इन्फ्लेशन समझेंगे। तो मुद्रास्फीति आती कब है, तो 2 मेजर रीजन है जिस कारण से मार्केट में जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस है वो बढ़ जाता है। पहला कारण है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ गया हो, है ना। सबके पास आज अगर 50-50 रुपए हो जाएं तो हम किसी मार्केट में जाके मोल जोल करेंगे नहीं, अरे सबके पास 50-50 हजार रुपए, 20 रुपए आलू दे रहा है, 50 रुपए दूध दे रहा है, हम लेंगे, है ना। तो एक हो गया आपका, अगर मनी सप्लाई का फ्लो आपके मार्केट में ज्यादा हो गया तो उस कारण से भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो अगर कम हो गई, सपोज परचेज करने वाले हम 10 हैं और बेचने वाला कोई 1 है और 7 किलो ही उसके पास कुछ है, मतलब प्रोडक्ट का सप्लाई कम है, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है। सप्लाई डिमांड की बात है, मैं सप्लाई डिमांड में आपको उलझाना नहीं चाहता हूं, बट फिर भी एक बहुत बेसिक चीज आप जान लें कि अगर सप्लाई कम है और उसके अगेंस्ट डिमांड ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जो कांदा बेच रहा है वो भी अपने मनमानी दाम में बेचेगा। बोले मेरे पास तो परचेज करने वाले 10 हैं, 4 किलो मेरे पास कांदा है, जो 20 रुपए में बेचता था वो 50 रुपए में बेचेगा, सब परचेज करेगा। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 काम, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कंट्रोल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करती है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल। दोनों कंट्रोल करती है, दोनों मार्केट से पैसे निकालेगी या सप्लाई को बढ़ाएगी, दोनों ये काम करती है, बट दोनों का जो रास्ता है वो अलग अलग है।
अभी रास्ते पे हम आते हैं तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसी रास्ते का ये नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, कि भाई मार्केट में चेक करो कि क्या मनी सप्लाई बढ़ तो नहीं गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, जो महीने में 2 बार इसका रिव्यू किया जाता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि मॉनेटरी पॉलिसी कब क्या होते हैं तो अपडेट होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, मंथली होते हैं या बाय मंथली होते हैं। आंसर इज बाय मंथली। पॉइंट जहां जहां पे है मैं आपको हिट कर रहा हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू कब कब होता है, आंसर इज बाय मंथली। बाय मंथली का मतलब है महीने में 2 बार, नॉट मंथली, नॉट क्वार्टरली, नॉट हाफ ईयरली, नॉट ईयरली, बाय मंथली आपका मॉनेटरी पॉलिसी। डायरेक्ट कंट्रोल कैसे होगा, मार्केट में अगर पैसे बढ़ गए हैं तो उस पैसे को सक किया जाता है, उस पैसे को मार्केट से निकाल लिया जाता है। कैसे निकाला जाता है तो आप जाने, आरबीआई बैंकों को पैसे देती है, बोलती है कि आप क्या करो, मतलब कस्टमर को पैसे दो, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी भी तरीके का लोन हो, तो आरबीआई बोलती है बैंकों को, बैंक देता है कस्टमर को, और कस्टमर अपने लिए हुए लोन के अगेंस्ट ईएमआई पे करता है। अभी अगर उस कस्टमर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, उसको अगर बढ़ा के 6% कर दिया जाए, तो जहां पे पहले वो 5,000 पे करता था, अभी वो 6,000 पे करेगा, तो 1,000 रुपया यहां से निकल गया। आप सोचें कि अरबों क्या है तो आपके लोन अकाउंट होल्डर हैं, अरबों इंसान अगर 1% वापस ज्यादा आप पे करते हैं, तो उतनी जो लिक्विडिटी है, उतना जो पैसा है, वो क्या होता है तो मार्केट से निकल के बैंकों के पास, बैंकों से निकल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाता है। इससे मनी सप्लाई पे कंट्रोल होता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। जहां पे कोलगेट आपको 10 रुपए में मिल रहा है, उस पर क्या किया जाएगा, उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। कभी हम कोलगेट परचेज करते हैं, कभी हम बिस्लेरी परचेज करते हैं, तो क्या कभी हम देखते हैं कि उस पर कितना टैक्स लिखा हुआ, कभी नहीं देखा है हमने कि कितना टैक्स लिखा हुआ है। लेकिन सपोज कि आज की जो आपकी जीएसटी की स्लैब है, चाहे वो 5% की हो, चाहे वो 12% की हो, चाहे वो 18% की हो या 28% की हो, यहां भी अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो यहां भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया कि आज के डेट में जीएसटी की सिर्फ 4 स्लैब है ना, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए, लगता है ना 3% भी आता है ना जीएसटी, गोल्ड वगैरह। गोल्ड एक मिनट, गोल्ड की बात हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस की थी। अभी पहले मेरे को समझाने दें, फिर क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा, अभी सिर्फ सुनते रहो, डोंट डिस्टर्ब। सॉरी सर। तो क्या होता है कि अगर सपोज किसी प्रोडक्ट पे 5% का टैक्स लग रहा है, उस प्रोडक्ट पे जो टैक्स है उसको बढ़ा के 12% कर दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, हमें लगेगा कि ठीक है प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया, दे देंगे। तो आखिर इससे भी पैसे का कंट्रोल होता है, और इसी पॉलिसी को जिस नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट में रन करती है, उस पॉलिसी का नाम मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, उस पॉलिसी का नाम है फिस्कल पॉलिसी। तो 2 बड़े क्वेश्चन यहीं से आपके आगे कि फिस्कल पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अलग अलग कारण है, कारण में तो क्या मनी सप्लाई पे कंट्रोल करना है ना, जो आपकी प्राइस स्टेबिलिटी है वो हमें रखना है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर हमें लेके जाना है ना, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करना है। तो दीज आर द वेरियस रीजन जिसके कारण मॉनेटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी का काम होता है। आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 ही बात पूछी जाएगी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कब कब अपडेट होता है, फिस्कल पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है और क्यों कंट्रोल किया जाता है। संभवतः इस 4 क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। आया है समझ में? यस सर। बाकी छोड़ देंगे फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है, आप सिर्फ 4 बातों को याद रख लिया, आपका काम तमाम है। एग्जामिनेशन में यही 4 चीजें घुमा फिरा के पूछी जाएगी, आपको आंसर देना है। अभी हमने बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी है, फर्दर इस मॉनेटरी पॉलिसी को भी हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। हमने पहले क्या किया, हमने पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मतलब पूरे इंडिया में जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको 2 पार्ट में तोड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी को। एक को बोला मॉनेटरी, दूसरे को बोला फिस्कल। मॉनेटरी
डायरेक्ट थी, फिजिकल इनडायरेक्ट थी। अभी हम मॉनिटरी के अंदर मॉनिटरी को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट मॉनिटरी पॉलिसी, दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मॉनिटरी पॉलिसी। डायरेक्ट मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है कि डायरेक्ट कंट्रोल किया जाना, और इनडायरेक्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं। पैसे को डायरेक्ट मार्केट से निकाल लेना, ये कैसे होता है? तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके अंदर आरबीआई के 5 कैमरे हैं। इन्हीं कैमरों के आधार पे क्या होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होते हैं। इन कैमरों का नाम है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर एंड एमएसएफ। लिखने की जल्दीबाजी मत करें, सिर्फ सुनते रहे मैं क्या बोल रहा हूं। सब चीज लिखाऊंगा, एक एक पॉइंट लिखाऊंगा। डायरेक्ट में क्या आता है? डायरेक्ट में आएगा आपका कौन कौन सा? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और एक रेट बोला, किसी को याद है? MLR, MSLR. ठीक है, यहाँ MLR तो भी चलेगा, दैट इज कॉल्ड एमएसएफ। ठीक है, MSF. Okay. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट। अभी इनडायरेक्ट में हम आएंगे तो उसमें बहुत सारे आते हैं। पब्लिसिटी आती है, मोरल सुएशन आता है, क्रेडिट रेशनिंग आता है। तो ये अलग टॉपिक है जिसकी बात हम करेंगे कि पब्लिसिटी क्या होती है, मोरल सुएशन क्या होता है ना, कैपिंग कैसे लगाया जाता है। पहले हमारा फोकस किस पे है? तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर एंड एमएसएफ। चलो आगे। Yes, sir. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें फंक्शन में ही हमने बताया था कि एक क्या है, तो लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट है। लेंडर मतलब देने वाला, लास्ट रिजॉर्ट है मतलब जहां से पैसे आते हैं। तो आरबीआई बैंकों को लोन देती है और बैंक हमें लोन देती है, यही चेन आपके इंडिया में चलता है। आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को लोन देती है, उस रेट का नाम है बैंक रेट एंड रेपो रेट। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को लोन देती है, उस रेट को हम दो नामों से जानते हैं। एक नाम है बैंक रेट, दूसरा नाम है रेपो रेट। सपोज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं, तो एज एन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने अगर आरबीआई से लोन लिया, सपोज 10,000 करोड़ का लोन लिया, और मैंने उस 10,000 करोड़ का रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट वापस कर दिया आरबीआई को 90 दिनों के अंदर। एसबीआई ने लोन लिया, तो कस्टमर तो आरबीआई के साथ जा ही नहीं सकता है ना, क्योंकि आरबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर एक कमर्शियल बैंक नहीं है, वो बैंकों के लिए काम करती है। तो जिस रेट पे आरबीआई ने लोन दिया और उस लोन को 90 दिनों के अंदर किसी बैंक ने अगर रीपे कर दिया, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों को आरबीआई को देना पड़ेगा, उस रेट का नाम है रेपो रेट। इसका मतलब तो आप समझ गए कि रेपो रेट इज अ रेट ऑफ लेंडिंग in which RBI lends money to other commercial bank for short term purpose. Short term का मतलब कितने दिन है? 90 days. 90 days. क्लियर? लेकिन अगर मैंने 95वें दिन वापस किया, 2 सालों के बाद वापस किया, तो मुझे जो रेट देना पड़ेगा एज एन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस रेट का नाम है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस मालूम चला क्या है? Yes, sir. Yes, sir. The rate at which RBI lends money to other commercial bank. आंसर क्या होगा? Bank rate and repo rate. क्वेश्चन फिर से पूछता हूं, the rate at which RBI lends money to other commercial bank called, choice number 1 बैंक रेट, choice number 2 repo rate, choice number 3 reverse repo rate, choice number 4 A and B, choice number 5 B and C. Bank rate. Bank rate and repo rate.
तो बैंक रेट एंड रेपो रेट ही आएगा ना, वो उसने वो थोड़ी बोला है कि स्पेसिफिक दिया है कि 90 डेज के अंदर है कि क्या है। जब तक आपसे क्वेश्चन टाइम स्पेसिफिक ना पूछा जाए तब तक आंसर विल बी बैंक रेट एंड रेपो एंड रेट। रेपो रेट, यस। क्लियर? अभी बात उल्टी आती है कि समटाइम्स क्या होता है, आरबीआई को भी लिक्विडिटी की जरूरत अगर पड़ गई, ऐसा प्रावधान बना हुआ है, तो आरबीआई दूसरे बैंकों से लोन ले सकता है। दैट इज कॉल्ड द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी, यहां पे आरबीआई बोरो कर रहा है फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक। दिस रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। नाम में लिखा हुआ रिवर्स होगा किसका? तो रेपो रेट का। तो रेपो रेट में आरबीआई देती थी, रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होगा तो आरबीआई लेगी। इस 3 रेट में कोई दिक्कत? नो सर। अभी बात आती है एसएलआर और सीआरआर। पहले तो इस दोनों का फुल फॉर्म ध्यान से सुनिए कि एसएलआर और सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। जैसे आप यहाँ पे आज क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो क्या कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फोकस में अपने पेमेंट को जमा नहीं किया? सब तो पैसे दे के बैठे होंगे ना, है ना? जो भी 5,000, 10,000, 20,000 दिया होगा, लेकिन पैसे तो जमा किए होंगे। फिर आपको आईडी और पासवर्ड शेयर किया गया है जिसके साथ आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सेम काम आरबीआई और बैंकों के बीच में भी होता है। आरबीआई अगर लाइसेंस देती है तो बोलती है कि आपका पूरे एनडीटीएल का इतना % मेरे पास आप कैश के फॉर्म में रखो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड एनी अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश एंड कैश। इस कारण से नाम में लिखा हुआ है सीआरआर में कैश को रिजर्व करना है, और रेशियो में एनडीटीएल का जो सर्टेन % होगा उसमें आपको रिजर्व रखना है। तो सीआरआर कौन से फॉर्म में रखना पड़ता है? कैश, गोल्ड, सिल्वर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल के रूप में कौन सा होता है? इन द फॉर्म ऑफ कैश, है ना? पूरे बिजनेस का, पूरे एनडीटीएल का एक सर्टेन % आरबीआई जो भी अपडेट करेगी अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, वो सीआरआर, वो पूरा एसेट, वो पूरा कैश आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। सोच लें, और उस जमा पैसे पे अगेंस्ट आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट बैंकों को पे नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर कि सीआरआर के अगेंस्ट आरबीआई कितना इंटरेस्ट पेमेंट करती है। देखिए एसबीआई इतनी बड़ी बैंक है, अरबों रुपए के एसेट्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ी बड़ी बैंक है, कितने अरबों रुपए के एसेट हैं। उस अरबों रुपए में अगर आज के दिन में रेपो रेट 4% है, अगर उसका 4% आरबीआई के पास कैश के रूप में रखा गया है, तो क्या कोई इंटरेस्ट मिलता है बैंकों को? आंसर इज नो, नो इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट पेमेंट अगेंस्ट सीआरआर डिपॉजिट। लेकिन एक सिक्योरिटी है, जैसे आपने अपना सीआरआर फोकस के पास रखा है, वैसे ही एक बैंक लाइसेंस लेने के बाद अपनी सीआरआर कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखती है। कोई दिक्कत इसमें? सीआरआर क्या है? नो सर। The ratio of total asset which a bank keep in the form of cash with RBI called CRR. पूरे एसेट का एक सर्टेन % जब एक बैंक कैश के फॉर्म में बैंकर्स बैंक के पास जमा रखती है बिना किसी इंटरेस्ट के, उस रेट को जिस नाम से हम जानते हैं उसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। अभी हम आते हैं एसएलआर के पास। एसएलआर का फुल फॉर्म ही सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है क्लर्कियल एग्जामिनेशन के लिए। आपसे सीआरआर का फुल फॉर्म कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन एसएलआर का फुल फॉर्म बार बार क्लर्कियल एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। एसएलआर स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर से बोलता हूं, एस का वर्डिंग है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में जिस नाम से एसएलआर को हम जानते हैं वो नाम है सरल तरलता अनुपात, लेकिन जितना सरल इसका हिंदी मीनिंग है उतना आसान इसे याद रखना नहीं है। आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो याद रखें, सबसे बेस्ट है। जैसे एक बैंक अपने पूरे एसेट का एक सर्टेन % आरबीआई के पास जमा रखा है, वैसे ही एक बैंक अपने पूरे एसेट का, उस पूरे एसेट को हम बोलते हैं एनडीटीएल, उस पूरे एनडीटीएल का एक सर्टेन % अपने पास जमा रखती है। उस रखे हुए जमा को बैंक कभी भी न किसी क्रॉस सेलिंग में डाल सकता है, न म्यूचुअल फंड में डाल सकता है, न गवर्नमेंट डिपॉजिट में डाल सकता है,
है ना, हमेशा उसके पास सेफ कस्टडी में वो पैसा पड़ा रहेगा विदाउट एनी यूज, दैट इज कॉल्ड SLR, the ratio of total asset which a bank keep with itself in any form of liquidity, either in the form of cash or gold or silver or treasury bill, किसी भी फॉर्म में होगा, लेकिन वो खुद के पास होगा, उस पैसे को बैंक मार्केट में लोन के रूप में कस्टमर को बांट नहीं सकती है। दिस रेशियो इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इस 5 रेट में कोई दिक्कत? नो सर, बट बैंक अपने पास से क्यों रखती है अपना पैसा जमा, मतलब एक फॉर्म के वेरी रूप गुड। में, नहीं अभी फॉर्म मुझे को एक के। चीज बताओ, ठीक है मैं समझ गया। अभी मेरे को एक चीज बताओ, जब आप फिजिकल क्लास रूम में जाती हैं, फोकस कंपटीशन जोन जाती हो ना, कोई ना कोई ब्रांच तो होगी आपकी, आप जाते हैं, क्या आप अपने पर्स में 100 रुपए लेके जाते हैं? यस सर। क्यों लेके जाती हो? सेफ और साइड। आप इस कारण से लेके जाती हैं ना कि कुछ अगर जरूरत पड़ेगी तो आप परचेज कर सकते हैं, कुछ लगेगा तो आप वहां पर अपने पैसे को रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, है कि नहीं? यस सर, यस सर। आपने फोकस में पैसा क्यों दे दिया? क्योंकि फोकस को जरूरत थी, तभी फोकस आपको लाइसेंस देता है पढ़ने का, है ना। और अपने पास आप 200, 300, 500 रुपए लेके क्यों जाते हैं? क्योंकि सेफर साइड में आप लेके, आपने ही बोला कि सेफर साइड में हम लेके जाते हैं, अगर कुछ जरूरत पड़ गई, है ना, कुछ खरीदना हो गया, घर से ही फोन आ गया कि ये लेके आना है, तो आप परचेज कर सकते हैं। वही कंडीशन यहाँ भी है कि बैंकों के पास पैसा किसका है? तो हमारा है, आपका है। अगर बैंक का दिवालियापन हो जाता है तो आखिर कितना % लिक्विडिटी एनी टाइम बैंक के पास सेफ है? तो CRR भी सेफ है RBI के पास, और बैंक ने जो अपने पास रखा है वो भी क्या है? तो सेफ है। तो बैंक सेफर साइड के लिए अपने पास वो मार्जिन जो भी आपके RBI की गाइडलाइन है उसके आधार पे रखती है, और कोई रीजन नहीं है ना। बस जो बना हुआ है, प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसको फॉलो करना है, ताकि कल होके कोई अनहोनी ना हो जाए, कल होके कोई ऐसी क्राइसिस ना हो जाए, और इस कारण से हमें रखना पड़ता है। क्लियर? सब बैंक का सेम परसेंटेज होता है कि इट्स डिपेंड ऑन बैंक टू हाँ, बैंक? उस पे मैं आ रहा हूँ। अभी आप जाने कि जब RBI किसी भी बैंक को लाइसेंस देती है तो उसके लिए इस मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना एक कंपल्सन है, और जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी रेट अपडेट होंगे, तमाम बैंक जिसको भी RBI लाइसेंस दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंकों को लाइसेंस RBI देती है, तमाम बैंक जिनको भी RBI लाइसेंस दिया है सब पे एक साथ इफेक्टिव होगा। अगर CRR बढ़ गया तो हर एक बैंकों को अपना एसेट बढ़ाना पड़ेगा, अगर CRR घट गया तो RBI वो जो पैसा है कैश के फॉर्म में रिलीज कर देगी, है ना। तो जितने भी बैंक हैं उसके लिए एट पार एक ही रूल है, मॉनेटरी पॉलिसी का वही % एप्लीकेबल होगा जो आज के दिन में परसेंटेज है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि RBI कितने %, रेपो रेट कितने % है, बैंक रेट कितने % है, CRR कितने % है। यहाँ पे एक रेट संभवतः मैं छोड़ रहा हूं, या फिर आप पूछ नहीं रहे हैं, कौन सा वो रेट है? सर ये SLR का रेट नहीं, वो रेट था MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF एंड बैंक रेट इज सेम, लेकिन MSF की बात हम बाद में करेंगे। पहले जितनी बात अभी तक हमने किया है उन चीजों को हम लिख लें, फिर आगे की बात करेंगे, नहीं तो इतना ज्यादा हो गया कि कुछ अंदर नहीं जाएगा। चलो पहले लिखो, मॉनेटरी पॉलिसी, और इधर लिखें फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी MONETARY, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ RBI। इंडिया। कंट्रोल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नो सर, RBI। अच्छा, RBI है क्या? ओके, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। गुड। बाय मंथली, यहाँ पे Yes. स्पष्ट लिखें, ट्वाइस इन ए मंथ। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो whenever required। aim economic growth, price stability, employment, exchange rate और income distribution। सेम बातें यहां भी शेयर कीजिए, जो वहां है वही एम आपके फिस्कल पॉलिसी का है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले है और वो आरबीआई के हवाले है। सर वो दिख नहीं रहा है बोर्ड। क्या हो गया? बोर्ड पे लेफ्ट साइड का दिख नहीं रहा है। बोर्ड का दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी दिखा? Yes, sir. Then Done, sir. हटाओ। Yes, sir. क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी को फर्दर हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। बैंकों की क्वालिटी बनाए रखनी इंपॉर्टेंट है ना। हर एक जितनी बैंक को आरबीआई ने लाइसेंस दिया है तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि क्वालिटी बनी रहे। ऐसा नहीं कोई भी बैंक अपने मनमानी करे, है ना, कुछ भी करे, बड़ी बैंक है या छोटी बैंक है, ऐसा नहीं हो सकता है। आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को फॉलो करना है और उसी गाइडलाइन को फॉलो करते समय बैंकों की क्वालिटी पे नजर रखा जाता है। और दूसरी बात, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव का मतलब भी है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। कहता है क्वांट हमें पढ़ना है, इसका मतलब हमें मालूम चल जाता है कि भाई 1 2 0 इसमें तो आएगा ही, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं बैंकों के अंदर जो रेट्स होते हैं वो इसी में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, या पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वांटिटेटिव जिसको हम काउंट कर सकते हैं और ये काउंटेबल जो रेट्स होते हैं वो वही होते हैं जिसकी बात थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है, चाहे वो बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, रिवर्स रेपो रेट हो या फिर एमएसएफ हो।
तो पहले काउंटेबल रेट्स हम लिखते हैं और वो काउंटेबल रेट्स क्वालिटेटिव में नहीं जाएगा, कहां पे आएगा? तो क्वांटिटेटिव में आएगा। कहां है? बैंक रेट। दूसरा रेपो रेट। तीसरा रिवर्स रेपो रेट। चौथा SLR। पांचवा CRR और छठा MSF। इनको पढ़ लिखिए कि देयर आर 6 क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल रेट्स: बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट एंड MSF। margin requirement, credit regulation, publicity, credit rationing, moral suasion, डायरेक्ट एक्शन। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, उधर भी 6। यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रूप से आपसे पूछा आता है क्लर्कल एग्जामिनेशन में। कौन किसका पार्ट है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेगुलेशन, पब्लिसिटी, क्रेडिट रेशनिंग। देखिए सब सीआर जब भी आप पढ़िएगा आज के बाद तो क्रेडिट के रूप में हम पढ़ेंगे। तो क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, these 6 are the part of qualitative credit control, whereas bank rate, repo rate, reverse repo rate, SLR, CRR and MSF, these 6 rates are under quantitative credit control। क्या होते हैं उसकी बात हम करेंगे। पहले इसको याद करने का कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट रेगुलेशन है, पब्लिसिटी है, क्रेडिट रेशनिंग है ना, मोरल सुएशन है, डायरेक्ट एक्शन है। ये 6 क्वालिटेटिव क्वालिटी को बनाने के लिए काम होता है और ये 6 क्वांटिटी को बनाने के लिए काम होता है। क्रेडिट रेशनिंग ये R है, सर मोरल के बाद क्या है? SUR है क्या मोरल वो? मोरल सुएशन, SUASION, मोरल सुएशन एंड लेटर ऑन डायरेक्ट एक्शन। एक एक करके पूछो, बोलो। क्रेडिट रेगुलेशन, जो रेगुलेटर हम कहते हैं ना, रेगुलेशन कंट्रोल करना, दैट इज रेगुलेशन। MSF का फुल फॉर्म क्या कहा था आपने? अभी अभी आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ। MSF चलो आगे। Done.
बैंक रेट आज के रेट में कितना परसेंटेज है वो आपको याद रखना है। बैंक रेट कितना परसेंट है? 4.25%। रेपो रेट कितना परसेंट है आज के दिन में? 25 बेसिस पॉइंट कम है, दैट इज 4%। रिवर्स रेपो रेट ऑब्वियस सी बात है कि आरबीआई जितने में देती है उससे कम में लेगी। कितना है? 3.35%। सीआरआर कैश जो रिजर्व रखना होता है वो कितना परसेंट होता है पूरे एनडीटीएल का? 4%। एसएलआर कितना परसेंट? 18%। एंड एमएसएफ इज इक्वल टू ये आज के दिन में आपके रेट्स हैं। 4.25 बैंक रेट है और एमएसएफ है। 4% है वो आपका रेपो रेट है। 3.35 इज योर रिवर्स रेपो रेट। CRR is 4% and SLR is 18%. This is as on date. कल अगर चेंज हो जाए तो आपको अपडेट करना है खुद से। सर एमएसएफ कितना परसेंट? अरे एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? क्यों घाई लगा हुआ है? बताऊंगा ना, लिख लो। हालांकि मार्जिनल अलग अलग से बताऊंगा ना सब क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग जो इंपॉर्टेंट है उसको ना बताऊं ऐसा होगा नहीं। इसका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एसएलआर लिखो STATUTORY स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो है ना। इधर क्या है? रिवर्स रेपो रेट। इधर क्या है? रेपो रेट। इधर क्या है? बैंक रेट। डन। सर वो कैश लिखा है क्या? कैश रिवर्स कैश रिवर्स नहीं, कैश रिजर्व। रिजर्व। रिवर्स और रिजर्व में बहुत अंतर है, उस हिसाब से लिखना। सीआरआर में रिजर्व है और ट्रिपल आर में रिवर्स है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। डन सर। The rate at which RBI lends money to other commercial bank for long term
purpose called bank rate the rate at which RBI lends money to other commercial bank for long-term purpose called bank rate, which is at present 4.25%, जो आपने ऑलरेडी लिख रखा है। कोई दिक्कत समझने में? बैंक रेट क्या है? नो सर। हटाओ। यस सर। रेपो रेट रेपो रेट हो गया? नो सर। सेम डेफिनेशन है रेपो रेट का, सिर्फ जहाँ पे शॉर्ट टर्म के बाद क्या लिखा वो ब्रैकेट में? लेस देन 90 डेज। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या? कितने दिन के अंदर होगा तो रेपो रेट का चार्ज आएगा? 90 डेज के बिलो होगा तो। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। किसका माइक ऑन है? दीपाली गुप्ता, माइक ऑफ करो। है ना? सिर्फ रेपो रेट में हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म किया है और रेट में हमने चेंज किया है। जहां पे बैंक रेट में लॉन्ग लिखा हुआ था वहां पे हमने शॉर्ट किया है, और शॉर्ट ज्यादा दिन तक आपको याद रहे इसका से मैंने डेट भी लिखा है कि बिलो 90 डेज। और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज है, जहां पे बैंक रेट का 4.25 है उसकी जगह रेपो रेट का सिर्फ 4% है। हटाओ। यस हटाओ क्या? Yes, sir, done. लिखे हैं रिवर्स रेपो रेट। इसमें कोई टर्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। पापा जब भी मांगा बच्चे को देना है, चाहे पापा 2 दिन के अंदर वापस करें या 50 दिन के बाद करें या 5 साल के बाद करें। आरबीआई इस पापा ना, जब भी पापा मांगेंगे लेकिन देना तो है। जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई, जहां पे अभी इससे पहले 2 रेट में आपने लेंड लिखा था
उसकी जगह सिर्फ यहाँ पे बोरो होगा, क्योंकि अभी आरबीआई उधार ले रहा है, न कि उधार दे रहा है। द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक कॉल्ड, यहाँ पे बैंक रेट मत लिखना भाई, अनर्थ हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। सर हम्म, all above are direct instrument of quantitative credit control। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? अभी क्वालिटेटिव आ रही है सर आपकी। क्वांटिटी में रेट्स आते, इतना मालूम है ना? यस सर। तो बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये 3 डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव के। हटाओ इसको अभी। सर एक सेकंड। ओ यस सर। कहने का मतलब क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल अगर हम लिखते और उसको 2 पार्ट में अगर तोड़ते और इसमें लिखते डायरेक्ट कंट्रोल रेट्स और दूसरे में हम लिखते इनडायरेक्ट कंट्रोल रेट्स, तो डायरेक्ट में क्या क्या आता? बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, SLR, CRR, MSF। लिखो इसको पहले एकदम बिल्कुल स्पष्ट लिखो। कभी भी पूछा जाए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, कैसे भी घुमा के पूछा जाए, तो आप घूमने नहीं चाहिए। हटाओ। सर नहीं। नो सर। मेरे को अज्ञात सोर्सों से मालूम चला कि सर आपने जो पीडीएफ दिया है तो बच्चों ने ऐसा मन बना लिया है कि आप तो लिखेंगे ही नहीं। मैंने बोला कि सर बच्चे 2022 में पढ़ रहे हैं
और मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो 12 साल का एक्सपीरियंस है उसमें थोड़ा सा तो बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका हूँ, क्योंकि मैं भी कभी बच्चा हुआ करता था और आप ही की तरफ बैठ के किसी न किसी महापुरुष की बातें, डांट फटकार, है ना, 2007-8 में जब मैं तैयारी करता था तो सुना करता था। तो हमने ऐसा प्लान किया है कि जो पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिलता था वो मिलेगा, जैसे पिछले बार मिला था वैसे इस बार भी मिलेगा। लेकिन जैसे पिछले बार पढ़ने के तुरंत बाद आपने एक्सेस कर लिया था उस वेबसाइट को डाउनलोड करके, उसको उसी गैलरी में उसी डाउनलोड में आपने छोड़ दिया था, उसमें चेंजेज हो जाएगा। और इस संडे की जो पीडीएफ है वो आपको नेक्स्ट संडे मेरे क्लास के खत्म होने के बाद मिलेगी, सो दैट इस संडे को जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको लिखना ही है। और नेक्स्ट संडे जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे उस समय आपने जो लिखा है वो आपको अपने ही नोटबुक से पढ़ना है, और बिल्कुल रिफाइन होने के लिए उस क्लास के 1 घंटे के बाद आपको पुरानी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। समझ में आया? पर सर ऐसा तो मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, आप जो बता रहे हैं वो भी लिख रहे हैं और जो आपने पीडीएफ दी है वो भी लिख रहे हैं। नहीं ठीक है, ये मैं हर एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ ना, कुछ कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, मैं उन इंटेलिजेंटों के बारे में बोल रहा हूँ। बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ेंगे ही। सर आपने देखो, मुझे याद दिलाया था कि मतलब आपको एक बार रिमाइंड कराना था इंग्लिश के टॉपिक के बारे में। ठीक है, पहले 2 चीजें लिखता हूँ फिर इंग्लिश पे आता हूँ, ठीक है? अच्छा याद दिलाया। हाँ क्या लिखूं? सर। CRR। CRR का फुल फॉर्म है क्रेडिट रिवर्स रेशियो, सही है ना? सर कैश रिजर्व रेशियो। गुड। क्रेडिट कहाँ से होगा? कैश रिजर्व रेशियो। The ratio of total asset / NDTL which a bank which a commercial bank keep with RBI in form of only called CRR. सर ये एनडीटीएल क्या होता है? लास्ट क्लास थे? हाँ थी मैं। लास्ट क्लास एनडीटीएल की बातें कुछ हुई थी, याद आ रहा है? सर थोड़ा सा भूल लिखा है। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। वेरी गुड। क्या है ये? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड, हाँ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, हाँ याद आ गया। क्या होता क्या है? चलो बता दूंगा क्या क्या होता है एनडीटीएल। हटाओ इसको अभी। यस सर। यस
हमने चेंजेस कहाँ कहाँ किए हैं तो देख लें। हमने चेंजेस सिर्फ इस 3 जगह किया है जहां पर मैंने अंडरलाइन किया है ना, और कहीं चेंजेस नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, जो आरबीआई के पास कैश में रखा जाता था वो अब बैंक खुद के पास रखती है किसी भी फॉर्म में, तो सेम है। क्या होगा, तो फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, क्या है फुल फॉर्म? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी Statutory रेशियो, liquidity लिक्विडिटी रेशियो, ratio, the ratio of total asset or NDTL which a commercial bank keep with itself, खुद के पास रखेगी in any form of liquidity, किसी भी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी में, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, गवर्नमेंट बॉन्ड हो, called SLR, which is at present 18%. हर्षद मेहता का नाम किसी ने सुना है? Yes, sir. सर वो इन के बाद क्या? अभी मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है, इतना तो मालूम है ना? हर्षद मेहता इज प्रेजेंट सीएम ऑफ मणिपुर। कोई नहीं बोलेगा अभी। चलो ठीक है, जब नाम ही नहीं सुना तो उसका काम की व्याख्या में क्या करूं, छोड़ दो। सर हटाओ वो अभी। इनके बाद क्या सर लिखा है? बता दीजिए। इन एनी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, किसी भी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी में, the ratio of total asset which a commercial bank keep with itself in any form of liquidity called statutory liquidity ratio। जब एक बैंक अपने पूरे एसेट्स का एक सर्टेन परसेंट अपने ही पास किसी भी फॉर्म में जमा रखती है अपने सेफर साइड के लिए, एज पर आरबीआई गाइडलाइन, दिस इज कॉल्ड एसएलआर। ऐसे डन। यस सर। सर आप हर्षद शांतिलाल मेहता की बात कर रहे हैं? यस। ही इज अ स्टॉक ब्रोकर। कौन था ये महापुरुष? सर दीपाली गुप्ता। हाँ, नहीं कौन था ये महापुरुष? ये सर महापुरुष कौन थे? स्टॉक ब्रोकर था सर ये। हाँ, फिर क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ फिर क्या दास्ता हो गया जो मुझे नाम लेना पड़ा आपके इस क्लास में? किसी ने तो सुना, किसी ने तो पढ़ा होगा कभी न कभी। वो मनी मार्केट में आके उसने फ्रॉड कर दिया। क्या फ्रॉड किया भाई? तुम भी थे क्या उसमें? अजीत? हाँ सर। बोलो क्या फ्रॉड किया था? सर वो उसमें वो मनी रोटेट नहीं कर पा रहा था लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए। एसएलआर एक ऐसी सिक्योरिटी है जो हमेशा एक बैंक का अपने ही पास सेफ रहता है। हर्षद मेहता साहब एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने एक बैंक के बड़े अधिकारी के साथ मिलकर इस एसएलआर को मार्केट में लगा दिया और मार्केट गिर गई। ये बात जब मीडिया में आ गई कि एसएलआर का पैसा मार्केट में चला गया है, तो फिर हर्षद साहब का वो कंडीशन हुआ जो कंडीशन संभवतः कभी न कभी मैं बताऊंगा, लेकिन वो जो बैंक के अधिकारी थे साहब, उनको तो फांसी लगाना पड़ गया था। तो चले, आप ऐसे अधिकारी ना बने, अच्छे अधिकारी बने, पूरी गंभीरता के साथ चीजों को पढ़ें। हमने एमएसएफ को अपने जेब में रख लिया है ना, क्योंकि एमएसएफ को यहाँ बताना उचित नहीं है, इस कारण से एमएसएफ को हमने जेब में रखा है।
हमने आपके साथ आज जो बातें की हैं पहले उसको 2 मिनट में हम रिपीट कर देते हैं। हमने बातें की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, और दूसरे लहजे में हमने बात की है फिस्कल पॉलिसी की। यहाँ पे सिर्फ 4 बातें आपको याद रखनी है कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है टैक्सेस के पर्पस के लिए। जो मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है वो बैंकर्स बैंक रन करती, कंट्रोल करती है और बाय मंथली करती है। जो एम है वो कॉमन एम है दोनों का, प्राइस स्टेबिलिटी हो, एक्सचेंजेस रिजर्व, जो एक्सचेंज रेट होता है मतलब जो यूएस डॉलर का चलता है कि आज 72 75 है ना, उसकी स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये एक कॉमन एम है आपकी दोनों पॉलिसीज का। फर्दर हम आपकी इस मॉनेटरी पॉलिसी को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक को बोला कि बैंकों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए आरबीआई कुछ ऐसे टूल्स निकालेगी जिसके सहारे जो कस्टमर है उनका विश्वास आईसीआईसीआई बैंक में भी हो, उनका विश्वास स्टेट बैंक में भी हो, उनका विश्वास एक सहकारी बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें भी हो। तो क्वालिटी बनाए रखने की बातें क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में आई, और जो रेट्स अप एंड डाउन होंगे उसकी बातें हमने क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में हमने की। मोरल सुएशन क्वालिटी की बातें हैं, क्रेडिट रेशनिंग क्वालिटेटिव की बातें हैं, है ना, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट रेगुलेशन या फिर आपकी पब्लिसिटी, ये सब क्वालिटी बनाए रखने की बातें हैं। जहां तक क्वांटिटेटिव टूल्स की बातें हैं उसमें बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ है। बाद में हमने इन रेट्स का आज के दिन में परसेंटेज बताया कि सीआरआर 4% है, एसएलआर 18% है, बैंक रेट और एमएसएफ दोनों एक साथ आज के दिन में 4.25% है, रेपो रेट 4 है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। होता क्या है स्पष्ट मैंने बता दिया है कि बैंक रेट और रेपो रेट वो रेट्स होते हैं जिस रेट पे आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। अगर ये 90 दिनों के लिए दिया जाएगा तो रेपो होगा जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म, अगर ये 90 से ज्यादा दिनों के लिए दिया जाएगा तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट में वो व्याख्या है जिस व्याख्या के अंदर आरबीआई के पास ये क्षमता है, आरबीआई के पास ये कंट्रोल है कि बैंकों से उधार लिया जा सकता है ना। तो बैंकों से लिया जाने वाला उधार आरबीआई के द्वारा दिस कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। एक ऐसी गाइडलाइन जिस गाइडलाइन में आरबीआई ने जिनको भी लाइसेंस दिया है उनके टोटल एसेट्स का एक सर्टेन परसेंट दैट इज कॉल्ड 4% जो आज के दिन में है वो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में बिना किसी इंटरेस्ट के रखना पड़ता है। एक बात है जो संभवतः मैं आपको लिखाना भूल गया वो ये था, सीआरआर में जाके एक ऐड कर लीजिए कि आरबीआई डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट अगेंस्ट सीआरआर डिपॉजिट। कैपिटल में लिखिए, सीआरआर में लिखिए, नोट करके लिखिए कि आरबीआई डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट अगेंस्ट सीआरआर डिपॉजिट टू एनी कमर्शियल बैंक। और अंत में हमने एसएलआर की बातें की। एसएलआर का अगर फुल फॉर्म भी आप क्लर्कियल एग्जामिनेशन के लिए जानते हैं तो यही पूछा जाएगा, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वो रेशियो जिस रेशियो के अंदर एक बैंक अपने ही पास टोटल एसेट का जो आज के दिन में जैसे 18% है वो अपने पास रखेगी, किसी भी फॉर्म में होगा ये तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये बातें आपके आरबीआई के क्रेडिट या मॉनेटरी या फिस्कल या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव के अंदर हमने आपके साथ बताई है। एमएसएफ को हमने अपने पास में रखा है और साथ साथ ये जो क्रेडिट रेशनिंग है, मोरल सुएशन है, पब्लिसिटी है, आखिर है क्या, है ना। ये तो हमने नाम जान लिया कि ये है, लेकिन आखिर है क्या इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन लास्ट क्लास जैसा हमने कमिटमेंट किया था कि इस क्लास में आने के बाद मुझे बताएं जिससे डर लगता है और इसको सबसे हल्के में हम आंकते हैं वो इंग्लिश है। एक्चुअली देखिएगा तो कोई इंग्लिश को इतना गंभीरता के साथ लेता नहीं है, उसको यही लगता है कि जाएंगे एग्जाम में आंख बंद करेंगे, जय माँ का नाम लेंगे और फिर तो इंग्लिश के शेक्सपियर तो सब हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा इजी वे में अगर किसी सब्जेक्ट को एक आम स्टूडेंट लेता है तो इंग्लिश होता है, और सबसे बड़ा रोल आपके फाइनल सिलेक्शन में अगर किसी सब्जेक्ट का है मेरे से पूछते हैं तो वो इंग्लिश है। तो सोच लें इस दोनों विचारधाराओं में कितना बड़ा गैप है, जिसको आप सबसे हल्के में लेते हैं, जिसकी क्लास आप अटेंड करना नहीं चाहते हैं, या फिर जो पढ़ा दिया गया वो डायरेक्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन आपके सेट में करने नहीं देता है,
या फिर जब आप ऑनलाइन में जाते हैं और आपको जो पढ़ाया गया है उसमें दूर दूर तक मैच नहीं होता है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। और जैसे ही इंटरेस्ट कम होता है तो हमारा क्या होता है, ठीक है आज इंग्लिश का क्लास है तो नहीं जाएंगे, मैथ का क्लास होगा तो आएंगे, रीजनिंग का क्लास होगा तो आएंगे, इंग्लिश का क्लास होगा तो नीचे ही बैठ जाते हैं, नरीमन पॉइंट में जाएंगे, थाने में जाएंगे, बदलापुर में जाएंगे, माथेरान घूम के आएंगे। ऐसा कंडीशन एक्चुअली है ना? ठीक है, 10 लोग अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इस 10 लोग में हो सकता है 8 के साथ ना हो, बट मैं 10 के लिए बता रहा हूं कि ऐसी कंडीशन इंग्लिश के साथ आती है। और मेरे से अगर एक लाइन में आप पूछते हैं कि सर अगर फाइनल सिलेक्शन करना है, पढ़ने की बात तो मैं बताता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में बताता हूं, फाइनल सिलेक्शन। सर अगर फाइनल सिलेक्शन मुझे बैंकिंग के एग्जाम में मैं बात कर रहा हूं, मैं एसएससी रेलवे की बात अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एसएससी रेलवे में इंग्लिश आपने अगर दरकिनार भी कर दिया तो एसएससी में तो दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में आपको 200 मार्क्स से आपसे पूछे आते हैं, लेकिन रेलवे में दरकिनार भी कर दिया चलता है ना? बैंकिंग में अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो गांठ बांध के चलिए, मेरी बात मान के चलिए कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अभी बात आती है कि सर इंग्लिश अच्छी होगी कैसे, यही पूछना चाह रहे हैं ना? जी सर। इसका आंसर अगर मुझे मालूम होता तो आज के दिन में मेरे पास तो 1 करोड़ स्टूडेंट का लंगर लगा रहता है कि सर के पास मालूम है इंग्लिश अच्छी होगी कैसे। देयर इज नो शॉर्टकट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी, टू इंप्रूव योर कॉमन एरर फाइंडिंग स्टैंडर्ड्स, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट एंड पैसेज रीडिंग। कोई इसका अदर उपाय, अदर सोर्स, कोई अदर पैनेसिया, कोई अदर टैबलेट, दवा, खुराक है ही नहीं। टाइम आपको तो देना पड़ेगा भाई, और डेली देना पड़ेगा। ऐसा कतई ना सोचें कि मैथ में हम ये पढ़ रहे हैं तो आज सिर्फ मैथ को बढ़ाते हैं, कल इंग्लिश रीजनिंग को बनाएंगे और हफ्ता में एक दिन हम इंग्लिश को भी देख लेंगे। डेली टाइम आपको देना पड़ेगा इंग्लिश के पीछे, और कम जितना ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दें, मैथ और इंग्लिश से ज्यादा तवज्जो आपको इंग्लिश को देना होगा, तो ही आप फाइनल सिलेक्शन की ओर देख सकते हैं। एक आपके क्लासरूम में अच्छा हमें करना है, क्लासरूम में सर ने पूछा मैथ के क्वेश्चन और उस पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, तो ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है। जनरली यही होता है कि हमें सबसे पहले आंसर देना है मैथ और रीजनिंग क्लास में, ये कोई बहादुरी नहीं है। आपका गोल आपके पूछे हुए क्लासरूम के क्वेश्चन का आंसर देना नहीं है, आपका गोल आपको एक सफल अभ्यर्थी बनना है। तो उसके लिए डेली, एटलीस्ट डेली 1.5 आवर इंग्लिश को दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 4 घंटे आप दीजिए, लेकिन 1.5 घंटे तो कम से कम इंग्लिश को दीजिए, आधे घंटे कम से कम जनरल अवेयरनेस को दीजिए, और 2 घंटे मैथ और रीजनिंग को आप दीजिए। 4 घंटे की पढ़ाई मैं सिर्फ करने के लिए कहता हूं, है ना? जब लोग नए नए ज्वाइन करते हैं किसी न किसी क्लास को और किसी की बात उनको अच्छी लगती है तो उनसे वो पूछना चाहते हैं कि सर मैं कितने घंटे पढ़ूं, और दूसरी उनकी ये क्वेश्चन रहती है कि सर मेरा सिलेक्शन कितने दिनों में हो जाएगा। यही 2 जनरल क्वेश्चन रहते हैं, जो मेरी 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, यही 2 जनरल क्वेश्चन होते हैं। कोई फैकल्टी से क्लोज हो गया तो पूछ लेता है, कोई संकोच से ना पूछ पाता है, लेकिन इन दोनों का जो आंसर है वो फैकल्टी नहीं दे सकता है कि कितने दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। अरे हम बता दें कि 4 दिन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ना तो आपको खुद से पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर फैकल्टी से पूछने के एवज में आपने अगर 4 घंटे डेली सिर्फ काम किया है, गंभीरता के साथ काम किया है, इंटरेस्ट के साथ काम किया है, तो 4 घंटे आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ का बुक खोल दिया, फिर थोड़ा सा व्हाट्सअप कर रहे हैं, फिर फेसबुक देख रहे हैं, फिर स्टेटस देख रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम पे 2-4 वीडियो देख लिया, ऐसा नहीं। 4 घंटे का मतलब पूरा यूटिलाइज कीजिए। 4 घंटे को सुबह में 2 घंटे यूटिलाइज कीजिए, रात के 2 घंटे यूटिलाइज कीजिए, दिन भर कुछ भी कीजिए चलेगा, है ना? लेकिन यूटिलाइज किया, ऐसा नहीं कहने के लिए 8 घंटे हम पढ़ रहे हैं। अरे आउटपुट कितना रहा 8 घंटे में, वो इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की जहां तक बात है, आधे घंटे कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई मैगजीन, कोई ना कोई जो आपकी न्यूज है उसको पढ़ना है आपको। 1.5 घंटे को मैं अभी बार सेगमेंट करता हूं कि आपको आखिर इस 1.5 घंटे में करने क्या है। तो आधे घंटे आपको कोई ना कोई न्यूज पढ़नी है, समझे या ना समझें। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही हमने पढ़ना शुरू किया हम समझ जाएंगे, है ना? कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एडिटोरियल पेज उठा लेते हैं और लगता है कि एडिटोरियल अगर उन्होंने पढ़ लिया तो हो गया काम खत्म। फिर क्या करेंगे, डिक्शनरी बाजू में रख लेते हैं और फिर एडिटोरियल पढ़ा, एक लाइन में 2 वर्ड को खोजा, 10 वर्ड खोजते खोजते तो बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसा अब तो हो गया, बस बस करो अब। ऐसा नहीं करने का।
आधे घंटे पढ़िए पैसेज, कोई ना कोई पैराग्राफ पढ़िए, 4-5 पैराग्राफ पढ़िए, पहले रीडिंग की आदत डालिए। 1 महीने से पढ़ जाइए, समझे ना समझे क्या है वो छोड़ दीजिए, लेकिन शुरुआत से ही आप डिक्शनरी लेके बैठेंगे तो पता चला एक ही पैसेज के वर्ड ढूंढते ढूंढते आप खत्म हो गए। जो आपसे पैसेज पूछे आते हैं, 2 पैसेज होते हैं आपके एग्जाम में। प्री एग्जामिनेशन में संभवतः मैं पैसेज पढ़ने के लिए नहीं सजेस्ट करता हूं, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम पूरा रहता है। प्री एग्जामिनेशन में 20 मिनट्स का ही टाइम है, पता चला कि 10 मिनट तो चले गए आपके पैसेज पढ़ने में, तो आपको एटलीस्ट 30 में से 20 मार्क्स चाहिए भी किसी तरह क्वालिफाई करने के लिए। तो पढ़ना हमें प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। आधे घंटे पढ़िए, कुछ भी हो जाए पढ़ते रहिए, पढ़ते जाइए, समझे ना समझे 1 महीने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको आएगा और बाद में आप देखेंगे कि आप उस वर्ड का एक्चुअल मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है ये आप समझ जाएंगे। ये आज मैं जो बोल रहा हूं संभवतः आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट ये एक हकीकत है। जब आप यूज्ड टू होगा पढ़ने का तो आप उस वर्ड के मीनिंग भी नहीं जानते हैं, लेकिन उस सेंटेंस का कंसेप्ट आप समझ जाएंगे, ये जो मीनिंग है वो ये कहना चाह रहा होगा। तो पैसेज को समझने का यही एक आर्ट है कि पॉसिबल है क्या कि हर एक स्टूडेंट, एक आम स्टूडेंट जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, वो हर एक वर्ड का मीनिंग जानेगा? नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम उस जिस्ट को जान सकते हैं कि जो पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है हमसे, क्योंकि उसी पैराग्राफ पे बेस्ड हमारे से क्वेश्चन होते हैं। तो पहली बात तो मैंने बताया है कि रीड कीजिए, है ना। आधे घंटे कोई भी न्यूज़पेपर मिल जाए आपको, है ना, तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो इंटरेस्टिंग न्यूज है उसको भी पढ़िए, और 1-2 जो इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं है लेकिन इकोनॉमिकल न्यूज है उसको भी पढ़िए, है ना। इंटरेस्टिंग न्यूज पढ़ने से क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट लगता है, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, अच्छा ये गेम हुआ, ये हम जीत गए। लेकिन इकोनॉमिकल न्यूज जब पढ़िएगा तो वैसा ही क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे पूछा आता है, तो थोड़ा सा उसको ही पढ़िए कि बेसिस, आपको अलग अलग टर्म आएगा, बेसिस रेट है ना, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। क्योंकि एग्जाम के नजरिए से अगर देखेंगे ना तो इकोनॉमिकल न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये गेम्स के न्यूज से, या फिर आपके ये जो यूक्रेन पे आपका रशिया का अटैक चल रहा है उससे, क्योंकि पैसेज आपके सोशल या इकोनॉमिकल पैराग्राफ पे होते हैं। तो शुरुआत में कुछ भी कीजिए, आधे घंटे पढ़िए। अभी बात आ गई क्योंकि देखिए हमारा ओरिएंटेशन कहाँ है, हमारा ओरिएंटेशन है कि जो बैंकिंग का पेपर होता है उस पेपर के अकॉर्डिंग हमें तैयार होना है। तो बैंकिंग के पेपर में पैराग्राफ होते हैं, कॉमन एरर होता है, क्लोज टेस्ट होता है। तो क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट एंड पैराग्राफ, इन तीनों के लिए आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पैसेज का। अभी 2 चीज आ गई। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या, हमें यहाँ पे ऑफ डालना है, इन डालना है, एट पार डालना है, ओनली डालना है। तो ये आपको पैसेज पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि हमको डालना क्या है क्लोज टेस्ट में, जहाँ पे 10 फिलर आपके रहते हैं। या फिर रीअरेंजमेंट करना है कि इस पैराग्राफ को ऊपर डालो, उस पैराग्राफ को नीचे डालो। तो इस तीनों का सॉल्यूशन एक ही है, लेकिन जितनी सरलता के साथ मैंने सॉल्यूशन दे दिया है उतनी सरल ये सॉल्यूशन है नहीं। इसके लिए आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कॉमन एरर, है ना, और डबल फिलर जो पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा टफ होता है डबल फिलर। तो कॉमन एरर के लिए तो आपको भाई कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि आर्टिकल में कहाँ पर कॉमन एरर होते हैं, वर्ड के कहाँ कॉमन एरर होते हैं, एडजेक्टिव में कहाँ कहाँ कॉमन एरर होता है। तो वहां पर ग्रामेटिकली कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ कॉमन एरर ही है जहाँ पे ग्रामर का हमें यूज होता है, बाकी हमें किसी भी चीज में आपके ग्रामर का यूज होता नहीं है। फिर भी ग्रामर हमें पढ़ना ही होता है क्योंकि हमें समझना पड़ता है कि टेंस भी वहीं से आएगा, एडजेक्टिव भी वहीं से आएगा, कंजुगेशन के भी कॉमन एरर हमें वहीं से आएंगे। तो बाकी का जो 1 घंटा है वो आप इन चीजों पे दे सकते हैं कि आप किसी दिन कॉमन एरर पढ़ लीजिए, किसी दिन आप टेंसेस पढ़ लीजिए, और आधा घंटा जो बचा, मैंने आधा घंटा में पैराग्राफ को पढ़ने की सजेशन दी है, आधे घंटे में ग्रामर को पढ़ने का सजेशन दिया है, और आधे घंटे, यही आधा घंटा आपको अंदर ले जाएगा बैंक के। और इस आधे घंटे के अंदर किसी भी एक बैंक का एक सेट खोलिए, 30 क्वेश्चन उसमें होंगे, या अगर मेंस का हो तो 40 क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर को देख के वो सेट सॉल्व कीजिए। अरे आवाज आ रही है कि सो गए मुंबई वाले? डेली बेसिस पे मतलब करना है सॉल्व, कि कैसे करना है, मतलब आप जो बोल रहे हैं अभी? खाना डेली बेसिस पे खाते हैं या हफ्ता में 1 दिन खाते हैं?
पेपर अच्छा डेली सर। बेसिस पे करेंगे तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फिर पेपर करेंगे ना। कंसेप्ट जीवन में क्लियर नहीं होता है मैडम। आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि 3 महीने में आपका क्लासरूम कोचिंग खत्म हो जाएगा, 4 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर वहां से नैया की शुरुआत होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि आधे घंटे में जो 30 क्वेश्चन है उसको आंसर को देख के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं तो यही बोल रहा हूं ना। मैं किधर बोल रहा हूं कि अपना दिमाग लगाइए आप, क्योंकि तो मुझे पता है कि आपने तो पढ़ा ही नहीं कंसेप्ट। लेकिन आंसर को देख के आप उसमें कॉमन एरर जब डालिएगा, अच्छा कॉमन एरर पहले आंसर देख लीजिए, पहले का आंसर क्या बोला उसने। अच्छा पहले का आंसर बोला है कि 2 में हमारा कॉमन एरर है, कहां पे कॉमन एरर है वो भी आपको आंसर बोलेगा कहां पे कॉमन एरर है। तो पहले के 2 महीने आप आंसर को देख के शॉर्ट सेट सॉल्व कीजिए ना। ओके और फिर चौथे महीने सर, आपका वॉइस गया सर। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ अभी आई सर थोड़ी सी। चौथे महीने में आपको इंग्लिश का इंप्रूवमेंट दिखेगा। इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें रातों रात इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन इस 3 पिलर पे आपने काम किया है। खासकर तीसरा जो पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आंसर को देख के क्वेश्चन बनाना है शुरुआत के 2 महीने में। फिर देखिए उस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैथ भी आपकी अच्छी होगी, रीजनिंग भी अच्छी होगी। जनरल अवेयरनेस के लिए जब तक मैं आपके सामने खड़ा हूं तब तक तो जनरल अवेयरनेस का जो भ्रम है अपने मन से निकाल दीजिए। जितनी बात बोलूंगा, हर एक बात, हर एक क्लास आप अगर बैठे हुए हैं तो जनरल अवेयरनेस बहुत आसान सा लगेगा, लेकिन जनरल अवेयरनेस का उपयोग तभी होगा जब इंग्लिश में आप क्वालिफाई करेंगे, तो ही फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी पे आपको करंट काम। अफेयर्स के लिए क्या करना है सर? मैं हूं ना। जनरल अवेयरनेस के लिए ये जिंदा 7 फीट का इंसान आपके सामने खड़ा है, क्या करना है उसको छोड़ दीजिए। इंग्लिश की बात समझ में करंट आई? अवेयरनेस की बात कर। अभी क्या है, ये दिल है कि मानता नहीं। इंग्लिश की बात समझ में आई? जी जी यस सर। सर। हाँ करंट अफेयर्स बताएंगे कभी और। पहले एक चीज तो डाल लो। सर आवाज फिर से गई आपकी। वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी। वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी।